नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, वैश्विक स्तर पे ईरान और अमेरिका के बीच में जो वार छिड़ी हुई थी उसका अभी टेम्परेरी एक सीज फायर चल रहा है। तो मन में कई सारे सवाल हैं कि जब एक पक्ष बहुत ज़्यादा बेईमान हो और एक दूसरा पक्ष जब आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, जो प्रतिबंधों का सामना कर रहा हो, जिसका वार में बहुत लॉसेज हो चुके हों और उनका बिचौलिया पाकिस्तान हो, तो ऐसे में ये सीज फायर या युद्ध को रोकने की जो कोशिशें हैं इसमें सफलता की कितनी गुंजाइशें हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका मजबूर क्यों हो गया सीज फायर करने के लिए, जिसको वो मिनटों में मसल देना चाहता था, वो सीज फायर की नौबत टेबल तक कैसे पहुंचा। तो कई सारे सवाल हैं, आपके मन में भी उठ रहे होंगे। तो इनके जवाब जानने के लिए आज कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी को बुलाया है। कॉमरेड साहब, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो ये 2 दिन के जो अपडेट हैं इसमें यह है कि कहीं कहीं ऐसे जैसे लेबनान पे इजराइल ने हमला किया, क्योंकि सीज फायर तो अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ है, जिसने युद्ध शुरू करवाया और जो पूरे विनाश की जो जड़ है वो तो इजराइल है और वो रुक नहीं रहा, वो लेबनान पे हमले कर रहा है। दरअसल जो 40 दिन की लड़ाई है वो असल में युद्ध कोई भी अच्छा नहीं होता एक दिन का भी, और वो 40 दिन के बाद भी निमट जाए तो ये एक स्वागत योग्य घटनाक्रम है। जो से सीज फायर की सूचना दुनिया के अंदर गई है, इसका बहुत बड़ा स्वागत हुआ है, लोगों ने राहत महसूस की है। लेकिन ये बात सही है कि जो उसमें लड़ाई छेड़ने वाले पक्ष जो बेईमान होते हैं तो वो युद्ध विराम के प्रति कितनी ईमानदारी बरतेंगे, इस पे तो ज़रूर संदेह खड़ा हो जाता है। लेकिन कल से जब ये युद्ध विराम की होने की मीटिंग शुरू होने की जो अनिश्चितता पैदा हुई, ख़ास तौर पे इजराइल ने जब ये सवाल उठाया, लेबनान वाला ख़ास तौर पे, तब भी मीडिया में काफ़ी लोग ऐसा मानते थे कि ये विफल हो गया है और ऐसा चलेगा नहीं, युद्ध रुकना मुश्किल है। लेकिन मुझे तभी से लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कारण ये है कि सीज फायर का प्रस्ताव जिस पक्ष की तरफ से आया है वो आपकी बात ठीक है कि जो धरती के नक्शे से नष्ट करने की कह रहे थे सभ्यता को, वो अचानक मतलब क्यों बातचीत के लिए तैयार हो गए, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है जिसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन युद्ध क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया और ईरान के ऊपर हमला किया, वो मुकम्मल तौर पर एक अनैतिक, इल्लीगल, गैरकानूनी और दुनिया के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे हैं उनकी धज्जियां उड़ाते हुए किया था, और साल भर में दूसरी बार किया। पिछले साल जून के अंदर भी किया था। तो वो जब बाध्य हो गया इस बात के लिए झुकने के लिए कि अब किसी न किसी तरीके से ऐसा रास्ता निकलना चाहिए कि इस दुविधा से पीछा छूट जाए। दुविधा यहाँ से निकल लूँ बस, कैसे? दुविधा क्या थी? वो ऐसी परिस्थिति बन गई जिसके कारकों के ऊपर आप बात करेंगे, कौन कौन से पहलू हैं। ये केवल इन 3 देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के देशों को और पूरी जनता को इसने प्रभावित किया है और उसके ऊपर उसके असर पड़े हैं। और ये जो सीज फायर के अंदर जो पक्ष इसके अंदर बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, केवल वही इसके अंदर स्टेक होल्डर नहीं है,
व्यापक स्तर के ऊपर आप देखें तो विश्व का जनमानस भी एक स्टेक होल्डर है। उसी के दबाव में सीज फायर हो रहा है। उसका एक बहुत बड़ा ये दबाव है। तो अमेरिका की दुविधा ये थी मूल रूप से 40 दिन के, 40 भी नहीं, आप ये लगा लो कि उसको 15 दिन से तो ये वो बार बार ये क्या ही दे रहा इस तरह के सुर्रे छोड़ रहा था कि ईरान जो है वो युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ये सारी मतलब जबकि ईरान ने बहुत ही रोचक और फनी तरीके से उसका और वो जब ट्रम्प ये कह रहा था कि भाई नेगोशिएशन पर्दे के पीछे चल रही है, तो ईरान के पक्ष से लोग पूछते थे कि भाई किन की नेगोशिएशन चल रही है, तो ईरान ये कहता था कि ट्रम्प इज नेगोशिएटिंग विद हिमसेल्फ, वो खुद से ही बातचीत चल रही है और किसी से नहीं चल रही है उसकी, और हमारा कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। तो दुविधा ये थी उसकी खड़ी हो गई, युद्ध शुरू होते ही हो गई समझ लो एक तरह से, जब उसका बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला किया ईरान ने, जिससे सारी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने जिस तरीके का आचरण और बिल्कुल एक ख़ास निरंतरता में और बिना किसी विरोधाभास के जो बयान दिए, और वो विचलित नहीं हुए, इसके बावजूद के उनके राष्ट्राध्यक्ष मारे गए, उनके मिनिस्टर मारे गए और धर्मगुरु मारे गए, इसके बावजूद भी उन्होंने इसको जो अंग्रेजी में रेजिलियंस कहते हैं, उन्होंने एक अपना जो संयम है खोया नहीं जी, खोया नहीं। ये बहुत कमाल की बात। एक बार भी ये लगा कि सेना मतलब किसी भी तरीके से दिशाहीन हो गई है। वो जो उनके विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनके वो जब बोलते थे रोजाना ही लगभग वो बयान देते थे, तो उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी, कई पत्रकारों ने मुझे ये कहते हुए सुना कि इस मुस्कान ने ज़्यादा मतलब आतंकित किया अमेरिका और इजराइल को। उन्होंने दिखाया ही नहीं कि वो घबरा गए हैं, कि वो घबरा गए हैं। तो खैर दुविधा ये हो गई कि भाई इस परिस्थिति में युद्ध को जारी रखने में कम नुकसान है या सीड फायर करने में कम नुकसान है। मतलब नुकसान तो है, इधर कम है तरीके से, कम कौन से में, क्योंकि व्यापारी आदमी तो हमेशा यही व्यापार की सोचेगा, व्यापार की सोचेगा। और कहीं ना कहीं एक पत्रकार मैं ये कहते हुए सुना कि इजराइल ने उसको ये जचा दी थी कि जब एक ही छोटे से अटैक में आप वेनेजुएला के तेल पे कब्जा कर सकते हो, तो ईरान पे भी कर लो। तो ईरान का क्या मुश्किल है? अगर उनके जो खुमेनी साहब अगर नष्ट कर दिए जाएंगे तो फिर रेजिम चेंज तो हो ही गया समझो। तो सारा ईरान जो है वो फिर सत्ता और शासन से विद्रोह कर देगा। एक तो ये जचा दी, उसका मतलब ये होगा कुल मिलाकर कि आपको इस संकट के समय में तेल, जिसके ऊपर ये सारा का सारा विवाद है, क्योंकि जिसको हम तारिफ युद्ध कह रहे हैं वो तो पहले से शुरू हो चुका है। उसमें ईरान को कोई प्रभाव भी नहीं पड़ना। ईरान उसमें तो ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए कि लोग देश ना खरीदें इससे तेल, रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए, तो उनको ये लगता था कि अब ये कोई संकट किसी तरीके का हमें नहीं झेलना पड़ेगा। उधर से वेनेजुएला का तेल हमारे काबू में है और इधर से न केवल ईरान का, पूरी खाड़ी के तेल के ऊपर मालिक हो जाएंगे, हमारा कब्जा हो जाएगा, उसके मालिक हो जाएंगे। ये उसको जचा दी गई। अब बंदा ऐसा है जो अपने यहाँ कहते हैं कि खुद का तो दिमाग नहीं और किसी की सुनता नहीं है, तो उस परिस्थिति में वो इसके अंदर फंस गए। और विश्व के स्तर के ऊपर जो परिस्थितियों में बदलाव आया है जी, जिसको जियोपॉलिटिक्स कहते हैं अपने यहाँ, उनको ऐसा भ्रम किन्हीं न किन्हीं कारणों से ऐसा पाल लिया। चलते चलते अहंकार जो है ना, वो पागलपन भी तो पैदा करता है ना, उन्माद पैदा करता है। तो उसने ये जचा दी कि एक ध्रुवीय दुनिया है, यूनिपोलर वर्ल्ड, और ध्रुव का जो लीडर है
पुलिसमैन है दुनिया का वो अमेरिका है। अमेरिका। ये बात जच गई। और SHO इजराइल है। SHO इजराइल है। तो नीचे की जो परिस्थितियों के अंदर बदलाव है वो उसको देखने में एक खास तरह की ब्लाइंडनेस हो गई उनको। वो मतलब अंधे हो गए उसको, उस परिवर्तन को देखने में। और नतीजा ये हुआ कि जो आपने कहा कि ऐसा अचानक परिवर्तन कैसे आ गया, मतलब उसके प्रस्ताव के अंदर कि वो सीज फायर के ऊपर आ गया। इसके एक तो ईरान की ये जो मजबूती उन्होंने दिखाई, क्योंकि वो बहुत पहले से तैयार थे इस बात के लिए, उनको आभास था, उनकी इंटेलिजेंस थी इसकी, और उन्होंने तैयारी कर रखी थी। और ये कोई आज की बात नहीं है। एक दिन मैंने पहले भी बताया था 1951 में जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे, तो मोहम्मद मुसाद्दिक प्रधानमंत्री बन गए और वो वामपंथी थे। और उन्होंने वो जो तेल था ईरान का, उसके ऊपर अमेरिकी और इंग्लैंड की कंपनियों का कब्जा था। तो उन्होंने ये तय किया, और इंग्लैंड ने जो है वो अमेरिका को ये जचा दी कि अगर मोहम्मद मुसाद्दिक को नहीं हटाया गया तो कम्युनिज्म आएगा यहाँ अब। और दूर दूर तक हमारे पे कम्युनिस्ट पार्टी आज भी सक्रिय है ईरान में। नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी तो मैं आपको बताऊं ईरान में भी है, इजराइल में भी और अमेरिका में भी। और इसी युद्ध के दौरान एक बयान जारी हुआ, संयुक्त बयान, जिसकी कम चर्चा होती है। अच्छा। अमेरिका, इजराइल और ईरान की कम्युनिस्ट पार्टी की। अच्छा। जिन्होंने तीनों ने मिलकर युद्ध की निंदा की और उसको रोकने की मांग की और दुनिया से अपील की कि सबको उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो खैर बोले कम्युनिज्म आ जाएगा, क्योंकि उधर से बॉर्डर लगता था ना सोवियत यूनियन के साथ ईरान का। अब ये जो अजरबैजान वगैरह उनके जो रिपब्लिक अब अलग हो रहे थे हो गए, वो बिल्कुल ही साथ में तो थे ना। और ईरान के अंदर बहुत मजबूत वहाँ एक साम्राज्यवाद विरोध का जो राष्ट्रवाद होता है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसीलिए तो मोहम्मद मुसाद्दिक चुनाव जीते थे। तो वो तो जाहिर है बहुत आगे बढ़ा हुआ जनतांत्रिक आंदोलन था कि लोगों की आकांक्षा ये थी कि हमारे तेल के ऊपर हमारा कब्जा होना चाहिए। और मोहम्मद मुसाद्दिक ने ये कहा था ईरान की जनता को, आप तभी स्वतंत्र मानो अपने आप को जब आपके ईरान के तेल के ऊपर ईरान का कब्जा है। तब तक तो आप स्वतंत्र हैं, नहीं तो आप पराधीन हैं, ये मान के चलो। तो 1951 में वो चुने गए और उन्होंने जो राष्ट्रीयकरण कर दिया तेल के कुओं का और कंपनियों को भेज दिया वापस के तुम्हारा कोई मतलब नहीं, जाओ यहाँ से। बड़ा भारी उसका स्वागत हुआ। और उसके बाद इन दोनों ने ये ठान ली, इंग्लैंड और अमेरिका ने, कि वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, मुसाद्दिक के मंत्रिमंडल में जो लोग थे और जो फौज थी, उनके बड़े बड़े अधिकारियों को इन्होंने गांठ के रिश्वतें दी, बहुत ज़्यादा पैसा झोंका और मुसाद्दिक को सत्ता से हटा दिया। और उसके बाद उनको वो ये जो शाह ऑफ ईरान था जी, रजा पहलवी, जिसका बेटा इब सिंगा का तेल लाइन बैठा ना अमेरिका में तैयार कर रखा था। हाँ, नहीं बात उसकी। वो रजा पहलवी अमेरिका ने उस टाइम पे बिठाया था सत्ता में, जिसको शाह ऑफ ईरान कहते हैं, 1953 में। उसके बाद भयंकर दमन चला, कई दशकों तक एक निरंकुश शासन प्रणाली चली और वो 1979 तक चला। क्योंकि ये जो खुमैनी साहब जिनका इंतकाल हुआ, इनसे पहले एक आयतुल्लाह खुमैनी थे, वो उनके धर्म गुरु थे इस्लाम के, और वो उस टाइम पर शरण ले रखी थी फ्रांस में उन्होंने। हाँ। तो ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ 1979 का, 1979 का, तब वो वापस आए थे। और जो शाह था ईरान का रजा पहलवी, उन भाग के शरण ले ली अमेरिका में। तो तब वो एक तरह से शासन परिवर्तन हुआ था अपनी तरह का। अब वो जैसी भी प्रणाली आई वो उनकी अपनी है, हमें उससे मतभेद हो सकते हैं कि कैसे वो उसको चला रहे थे, किस तरह का ढांचा था। नहीं, एक उसमें अभी चेंज आया है।
इस युद्ध ने ईरान को बहुत कुछ दिया है। एक तो पूरी दुनिया ये समझती थी कि वहाँ औरतों को ना बहुत पीड़ित तरीके से रखा जाता है, जैसे हिजाब में ही रहती हैं, बाहर नहीं निकल सकती। इस युद्ध ने ये बता दिया कि वहाँ की महिलाएं और पुरुष दोनों पूरी तरीके से आज़ाद हैं। और जब देश पे कोई संकट आता है तो 9 करोड़ ईरानी सड़कों पे निकलते हैं सर, गाना गाते हैं, वुमेन चेन बनाते हैं, और पूरी दुनिया ने ये वीडियो देखे तो देखा दुनिया ने। लेकिन चलो ये तो हमने भी सुना है कि भाई हालांकि मेंबर पार्लियामेंट वगैरह हैं दूसरे पदों पे और आप एक चीज़ देखिए, उनके जो संकट के समय में उन्होंने जो अपना राष्ट्रपति चुना पेशा, वो उस ईरान का सबसे ईमानदार पॉलिटिशियन माना जाता है जी उसको। वो खुद के कपड़े धोता है, कार खुद चला के ऑफिस जाता है, वो सर्जन है हार्ट का, खुद मंत्री रहते हुए सर्जरियां करता है। बीवी की बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसके बाद दूसरी शादी उसने नहीं की, और पूरे ईरान में उसकी ये है कि ये सबसे ऑनेस्ट मैन है इस देश का। हाँ। तो आप ये देखिए कि जब लीडरशिप देने की बात आई तो उन्होंने कौन व्यक्ति चुना अपनी लीडरशिप? पेजेस्किन साहब जो हाँ जी बने हैं वहाँ के राष्ट्रपति। असल में वहाँ नेतृत्व का जो भीतर का संरचना है वो सबके समझ में भी आती नहीं है कि वो एक एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता केंद्रित नहीं है जैसे हमारे यहाँ है। वहाँ पर कई लेयर हैं, मतलब उसके सत्ता को संचालित करने की वो लेयर नीचे तक हैं शहरों के अंदर भी। और दूसरा ये है कि ठीक है महिलाओं के वो हिजाब, पता नहीं वो कहते हैं भी सिर के ऊपर सिर को ढक के रखना पड़ता है। हमारे यहाँ तो पूरा ही ढकना पड़ता है, सदियों से चल रही है। वहाँ ठीक है, उनकी महिलाओं की मांग देखो पूरी दुनिया में अपने अधिकारों के लिए हो सकती है। अपनी कंट्री में अगर वो हिजाब नहीं चाहती तो मांग सकती हैं। ईरान में भी क्यों नहीं हो सकती, और उस मांग का कोई विरोध करने का कारण नहीं, और वो निराकरण होना चाहिए निश्चित तौर पर, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल हम ये कर रहे थे कि जो वहाँ का जो आचरण रहा ईरान का, उसका मुकाबला करने में जिस तरह का एक तरफा उनके ऊपर आक्रमण हुआ था, और आक्रमण का भी इतना बड़ा वो झूठ था अपने आप में, बहुत बड़ा एक बहाना था कि वो परमाणु अस्त्र बनाना चाहता है ईरान, उसमें इतनी क्षमता है। अब खुद अमेरिका कह रहा है कि इसके पास तो संवर्धित परमाणु है, वो ही नहीं है, यूरेनियम ही नहीं है, खुद कह रहा है अब ये बात। जो संवर्धित यूरेनियम कहते हैं, एनरिच्ड यूरेनियम, उसी से वो बनता है। तो वो दो तरह, अमेरिका खुद कह रहा है कि इसके पास है ही नहीं। एक होता है उससे बिजली बनाना, पावर एनर्जी बनाना, न्यूक्लियर एनर्जी जिसको कहते हैं, उसके प्लांट हैं वहाँ। और उन्होंने जो खुमेनी साहब जो गुजरे हैं, उन्होंने ये फतवा दे रखा था कि परमाणु अस्त्र बनाना, एटॉमिक वेपन बनाना इस्लाम की भावना के खिलाफ है, और फतवा दे रखा था हम नहीं बनाएंगे। लेकिन उसको एक बहाना बनाया। और ये जो ओमान के साथ ईरान की बातचीत चल रही थी, इस लड़ाई से एक दिन पहले तक भी चल रही थी, वो ओमान की तरफ से अगले दिन घोषणा होनी थी कि ईरान इन बातों के ऊपर, परमाणु एनर्जी का संवर्धन करने के सवाल के ऊपर हमें आश्वस्त करने पे सहमत हो गया है कि जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम उनके पास है, जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है, जो यूएनओ की है, उन्होंने भी कितने बार इस बात की पुष्टि की है कि ईरान के पास ऐसा कुछ नहीं है। जबकि इजराइल के पास परमाणु अस्त्र है, तो सारी दुनिया उसको क्यों नहीं रोकती कि इसके परमाणु अस्त्रों को छीन लो। और उसको किसने दे रखे हैं जी? और अमेरिका के पास है। और आज तक एटॉमिक बम इस्तेमाल किसी देश ने किया है तो अमेरिका ने किया, नागासाकी, हिरोशिमा में। तो अमेरिका के ऊपर क्यों नहीं प्रतिबंध लगने चाहिए कि तुम तो यूज भी कर चुके। और अब जिस दिन ये उन्होंने ये घोषणा की थी 3 दिन पहले कि आज की रात जो है एक पूरी की पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया जाएगा, उस दिन दुनिया को ये फियर था कि परमाणु बम, कि शायद वो परमाणु बम डाल सकते हैं वहाँ पे। लेकिन
उसके रिएक्शन में दो चीज़ें हुई। एक तो चीन ने उसको ये कह दिया कि ये बर्दाश्त नहीं होगा अगर ऐसा कुछ भी दुस्साहस किया तो, और दूसरा ये हुआ कि ईरान की पूरी जनता सड़कों पे आ गई कि तुम करो, तबाह करके दिखाओ। अब जिस सभ्यता को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है, सभ्यता नाम की चीज़ तो वो जानता ही नहीं, सिविलाइजेशन तो अमेरिका क्योंकि अमेरिका का जो शासन प्रणाली है वो सभ्यताओं को तबाह करके स्थापित हुई। 250 साल पुराना कुछ भी नहीं है, इन्होंने तो बर्बाद किया था वहाँ जो रेड इंडियंस वगैरह थे। और वो क्या समझते हैं, ईरान की सभ्यता हजारों साल पुरानी, हमारी हजारों साल पुरानी भारत की तरह से एक ही सभ्यता है एक्चुअली में। ये पूरी की पूरी एक ही सभ्यता है। और इस्लाम के अंदर जो सूफी का प्रभाव है, सूफीज्म का, वो बहुत गहरा है ईरान के अंदर। जैसे हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन का, सूफी का भी है हमारे यहाँ, कश्मीर में है, दूसरे तबकों में, इस्लाम के अंदर सूफीज्म। और ये सूफीज्म और भक्ति का जो प्रभाव है ये कट्टरता के खिलाफ होता है कि उदारता होनी चाहिए धर्म में, उसमें अंदर से अपने आप को मतलब ढूंढो, अपने आप को पहचानो, सबका मालिक एक ही है, अपने अपने अंदर ढूंढो अपना, और किसी भी तरह की मतलब नफरत नहीं होनी चाहिए। मेरे को तो अभी बाद में ही पता, ईरान के बारे में जब सुनने लगे तो वहाँ पर तेहरान में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, 80,000 सिख, वहाँ पे यहूदी भी हैं, यहूदी हैं 20-25 हज़ार, और यहूदियों का धर्म स्थल है, चर्च है वहाँ पे और मंदिर हैं। और इस अटैक में इजराइल के यहूदियों का ही धर्मस्थल सबसे पहले गिरा सर। इजराइल के हमले में यहूदियों का धर्म स्थल टूटा और वहाँ की जनता ने इकट्ठे होकर ये कहा हम बनाएंगे इसको। और इस आधार के ऊपर कोई भी मतलब ईरानी जो शिया जो समुदाय के लोग हैं, उन्होंने किसी हिंदू पे, सिख पे, किसी यहूदी पे कोई किसी तरह का हमला नहीं किया। तो नफरत फैलाने की अनुमति नहीं है हमारे भक्ति आंदोलन में। अंदरूनी तख्ता पलट तो इसलिए भी नहीं कर पाए ना क्योंकि लोग एकजुट थे। अगर वहाँ की वर्तमान जो सरकार एकजुट ही नहीं, अंदरूनी तख्ता पलट तो उन्होंने एक तरह से असंभव बना दिया। जो भी सरकार का एक विरोध होता है वो भी खत्म हो गया और एकीकृत हो गया उस साम्राज्यवाद के खिलाफ जो अपना राष्ट्रवाद। नुकसान बहुत किया इन्होंने ईरान ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है अमेरिका का गुरूर तोड़ने के लिए कि पूरी दुनिया को इस बात का एहसास होना चाहिए कि बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। वो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तबाह हो चुका है। सबसे बड़ी बात जी, इस युद्ध में ना बच्चों ने सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। बच्चों ने कल ही खाना फानी का जन्मदिवस था। हाँ। और आपने वो कविता भी लिखी है उनकी, ट्रांसलेट की है उनकी। हाँ। बच्चे मरने नहीं चाहिए, उन्हें जिंदा रहना चाहिए। याद है मेरे को, उसमें वो कनाफानी जो थे वो कवि थे फलस्तीन के। 36 साल की उम्र में मोसाद जो है, ये इनकी गुप्तचर एजेंसी है इजराइल की, उन्होंने बेरूत में, ये जो लेबनान है, उनका मर्डर किया था 36 साल की उम्र में 1972 में। तब बच्चों का उनकी चिंता देखो ना, बच्चों की सुरक्षा को लेके 1972 से पहले की है वो कविता कि बच्चे मरने नहीं चाहिए। वो अचानक कुछ समय के लिए आकाश में उड़ जाएं जब तक युद्ध बंद हो, और उसके बाद वो वापस सही सलामत लौट आएं। और जब उनके पेरेंट्स उनसे ये पूछें कि आप लोग कहाँ गए थे, तो वो ये बताएं कि हम बादलों में खेल रहे थे। ये कविता उनकी। ये देखिए, मैं ईरान का एक वीडियो देख रहा था सर, 165 बच्चियाँ इन्होंने स्कूल के ऊपर, और ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं था ये स्कूल है, इनको पता था, ये पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका की एक एक्सपर्ट ने ये बताया कि पूरी दुनिया देख रही थी कि यहाँ स्कूल है। इन्होंने गिराया और एक फादर उसमें से अपने बच्चे के किताबें ढूंढ रहा था उस बैग से। और वो जब बम गिराने वाला जो एरोप्लेन होता है, फाइटर प्लेन, उसको उड़ाने वाले और उसको संचालित करने वालों को भी दिखता है इसके नीचे क्या है, लेकिन स्कूल पे सबसे मालूम था। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटीज पे गिराए, अस्पतालों पे गिराए। प्रवक्ता को तो यूनिवर्सिटी के अंदर मारा सर इन्होंने।
और मतलब जो वो पढ़ा रहे थे। ये देखो ना कि उस एक बच्चे का, तो मैंने पहले भी वो जिक्र किया था, एक बेटी का फादर जो है जब अपनी बेटी को ढूंढने के लिए गया उसके बाद, तो बैग उसका मिल गया बेटी का, और उसमें उसका कटा हुआ हाथ मिला। उसने हाथ अंदर दिया होगा तो शरीर के चिथड़े। बच्चे ईरान के हों चाहे इजराइल में भी बच्चों ने बहुत कीमत चुकाई है सर इस युद्ध की। और ख़ास बात यह है कि गजा के अंदर 70-75 हजार पिछले 3 साल में हत्याएं की गई हैं इजराइल द्वारा। उसमें बहुमत महिलाओं और बच्चों का है मतलब। और आप देखो कि जब वो प्रतिबंध लगे हुए चारों तरफ घेर लिए जाते हैं टैंकों से, तो जो यूएनओ वाले वहाँ भोजन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन लाइनों के ऊपर भी बम गिराए हैं इन्होंने मतलब। और एक पत्रकार होती थी अमेरिका की, नौजवान लड़की 19-20 साल की, उसका नाम था मचेल, वो रचेल था उसका नाम। वो एक बस्ती के ऊपर इजराइल का टैंक जो है वो चढ़, वो पत्रकार थी, और वो उस टैंक के आगे खड़ी हो गई, उसको कुचल दिया था। आज के दिन 10 तारीख की ही बात है वो भी। उस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ढूंढूंगा आज उस आर्टिकल को, उसकी पूरी कहानी लिखी थी। इजराइल के टैंक ने कुचल दिया उसको। इजराइल के टैंक ने, वो सामने खड़ी हो गई थी, उसके ऊपर से टैंक गुजार दिया। आज उसकी माता पिता की और उसकी मृत बेटी की फोटो सोशल मीडिया पे आज है उसकी। खैर उसका तो कोई अंत नहीं। आप देखो ना कि इजराइल का जो नॉर्थ इजराइल जिसको कहते हैं, तो ऊपर तो लेबनान है ना, तो लेबनान का दक्षिण है और इनका उत्तर है। तो दक्षिणी लेबनान के काफ़ी बड़े हिस्से पे इजराइल का कब्जा है। और अब वो जो बम्बार्डमेंट की उसकी बात चल रही है, कल जो सीज फायर के ऊपर जो जिस बिंदु के ऊपर ये विवाद खड़ा हुआ, उसमें उनका ये कहना था, ईरान ने तो कहा था कि हम लेबनान को बाहर रख के बिल्कुल नहीं बैठेंगे बातचीत में, और अमेरिका और इजराइल ने ये कहा था लेबनान तो कहीं है नहीं उसमें। बाद में पाकिस्तान ने इस बात की पुष्टि की कि नहीं, बिल्कुल लेबनान उसके अंदर है और लिखित में है ये चीज़। बाद में अमेरिका को भी वो चीज़ माननी पड़ी। तो इजराइल जब तक इस प्रकार की गुंडागर्दी के रूप में वहाँ खड़ा है ना, तब तक एक स्थायी शांति का हल होना तो बहुत ही मुश्किल है। और गजा वगैरह इसका, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि झटका जो है अमेरिका को तो लगा ही है निश्चित तौर पर, इजराइल को भी लगा है इसका झटका। और ये जो है ना नाटो के देश, वो सारे उल्टे हट गए, उन्होंने ट्रंप का समर्थन करने से इनकार कर दिया। और भीतर अमेरिका के 90 लाख लोग पूरे के पूरे 50 प्रदेशों के अंदर। आप अगर पूरी दुनिया को ही देखें सर, दुनिया के हर मुल्क में अब ऐसे लोगों की संख्या बड़ी है जो युद्ध नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल शांति के पक्ष। इवन इजराइल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो युद्ध नहीं चाहते, और यहूदी भी हैं उनमें बहुत सारी उनकी, लेकिन इजराइल किसी भी तरह की सूचनाएं तो बाहर ही नहीं आने देता ना, वो ये भी नहीं कि ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू उसके ऊपर तो मतलब महाभियोग चलना था करप्शन का। 3 साल पहले वो हट चुका होता नेतन्याहू कभी का, और अब जो महाअभियोग चलाने की बात हो रही है वो ट्रंप पे हो रही है। 75 उनके जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने ये मांग की है कि इसको सत्ता से हटाया जाए। बिल्कुल युद्धोन्मादी। और अब जो बाई इलेक्शन वहाँ होंगे उसमें हो सकता है कि इनकी जो रिपब्लिकन पार्टी है वो अल्पमत में आ जाएगी, और उसके बाद ये इम्पीचमेंट किया जाना संभव हो पाएगा। इतना बुरा आदमी एक डेस्टिनी भी है, मतलब एक बुरा आदमी इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा। अब जिसको ये प्रतीक कहते हैं ना डेमोक्रेसी का, अब उसकी पोल देखो ना कितनी थोथ है उसके अंदर। वो जो कह रहे वो कुछ भी कर देता है, दिन में कुछ भी 3 बार बदल जाता है, और वहाँ की तमाम तरह की ये हमारे साथ जो छाप आदमी है। लेकिन भारत की स्थिति देखो ना कि किस तरीके से उस पाड़े में देश को ले जाके खड़ा कर दिया। अब भारत की बात करें सर, हम तो कहीं भी हैं भी नहीं। हम तो एक ऐसा लगता है कि भारत के लोगों को इस्तेमाल कर लिया। मतलब इजराइल ने भारत को एक कूटनीतिक तरीके से ऐसा इस्तेमाल किया जी, हमारे तो ना 3 में ना 13 में सर। और लोगों को दुख है। आप ये देखिए पूरे युद्ध के दौरान
थोड़ी बहुत संख्या जो इनकी कट्टर भक्तों की है वो उसको छोड़ के देश का आम नागरिक ईरान के साथ था सर, और ईरान ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया। ईरान ने हर बार ये कहा कि भारत की जनता के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे प्रति हमदर्दी और एकजुटता प्रकट की। इजराइल को तो मतलब ये तो एक जब भी लेकिन इतिहास लिखा जाएगा, आज भी आप देखोगे बिल्कुल अब हाल में भारत के विदेश सचिव और विदेश मंत्री वो अमेरिका में बैठे हैं आज भी। और जो प्रधानमंत्री का जो इजराइल दौरा हुआ था इस युद्ध को घोषित करने से एक दिन पहले उनकी संसद में ये उसके मुंह से घोषणा करवाई है इन्होंने, मोदी जी के मुंह से, कि हम हमेशा इजराइल के साथ थे, आज भी और आगे भी चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। इसका मतलब क्या है? कितनी अपमानजनक स्थिति में तो कभी भी इजराइल के साथ नहीं रहे सर। 2017 में पहली बार मोदी जी गए और ना कभी कितनी दुनिया के देशों ने इजराइल को, लेकिन हमारी असल में ना पूरी की पूरी विदेश नीति जो मैं एक दिन कह रहा था उसको सिर के बल शीर्षासन करवा दिया, पैर ऊपर और सिर नीचे। हालांकि क्यूबा को थोड़ी राहत मिलेगी अब। क्यूबा को राहत मिलनी चाहिए क्योंकि वो 50-60 साल से प्रतिबंध झेल रहा है, दवाइयों के, कागज के, तेल के और तमाम तरह के। अब ये देखो ना कि भाई किसी देश के ऊपर आप इस तरह के प्रतिबंध लगाएं कि वो कहाँ से तेल लेगा और कहाँ से संबंध रखेगा या नहीं रखेगा। आज भी बहुत बड़ा एक पेज का लेख क्यूबा के जो भारत में एम्बेसडर हैं कार्लोस साहब, उन्होंने लिखा है, उनका एक पूरा का पूरा लेख है। वो ये कह रहे हैं हमने बिल्कुल कभी ये नहीं कहा कि भाई हम अमेरिका की किसी भी शर्त को मानने को तैयार हैं, हम अमेरिका के पड़ोसी हैं इसलिए हम सद्भाव से और शांति से रहना चाहते हैं, उसके लिए जो भी जरूरी हम कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी मामले में हमारे देश की जो संप्रभुता है और हमारे देश की जो गरिमा और मान सम्मान है उसको आंच नहीं आने देंगे। ये उन्होंने बाकायदा क्लियरली कहा है। तो वो तो बिल्कुल अमेरिका के पिछवाड़े में है ना, उसको तो लैटिन अमेरिका कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका। और कमाल की बात, दक्षिणी अमेरिका के जितने भी देश हैं वो ज़्यादातर ये कहते हैं हम हैं अमेरिका, ये नहीं है ये जो अपने आप को अमेरिका, क्योंकि वहाँ के मूल लोग अभी भी वहाँ रहते हैं, क्योंकि हम मूल वहाँ रहते हैं। इन्होंने रेड इंडियंस को बर्बाद कर दिया। और क्यूबन जो हैं वो 1.5 लाख के करीब जो हैं, वो 1.5 लाख नहीं 15 लाख वो ये अमेरिका के स्टेट्स में रहते हैं, यहाँ से गए हुए, उनको वो पैसे नहीं भेजने दे रहा अमेरिका क्यूबा में अपने परिवार वालों को। पहले ये था अलाउड, अब वो रोक दिया, सारे नियम बदल के। उनकी ये मांग है कि क्यों नहीं, मतलब अब जैसे हमारे भी तो कितने लोग गल्फ में 1 करोड़ हैं, वो भी तो पैसे भेजते हैं भारत में, कितनी बड़ी विदेशी मुद्रा पेट्रो डॉलर भी यहाँ लेकर आते हैं। इसके बावजूद भी मोदी सरकार ने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया कि हमारे जनता के हित किधर है। और वो अभी ईरान से तेल खरीद रहे हैं, ऑर्डर किया है, वो फिर भी नरमी बरत रहा है जो होर्मुज का जो। लेकिन एक चीज़ तो वो मैं किसी अमेरिकी एक्सपर्ट के देख रहा था, वो कह रहा था कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है, उसका परमाणु परीक्षण स्टेट ऑफ होर्मुज है, वो जब चाहेगा नहीं, अब ये जो ट्रम्प और ने वो प्रति बैरल $1 वसूल करेगा सर इनसे। अब पहले वो फ्री गुजरते थे। ट्रम्प ने जो मांग करी, ट्रम्प कह रहा है कि एक कंपनी बना लो, आधा हिस्सा अमेरिका को आधा ईरान को। सीज फायर तब होगा जब होर्मुज खोल दिया जाएगा। तो होर्मुज तो खुल ही रहा था, युद्ध क्यों हुआ ये तो बताना। पहले तो बाद में बंद किया है, वो तो बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट गुजरते थे वहां पे। अब उस पे वो कह रहे लगाएंगे। अब ईरान की अर्थव्यवस्था भी सुधर जाएगी उससे। नहीं, अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। और जो ओमान के और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है कि हम इसका संचालन किस तरह किया करेंगे, क्योंकि वो होर्मुज का जो जल डमरू उसके नीचे तो ओमान है ना, ओमान का उत्तर है और ईरान का दक्षिण है, बीच में से वो गुजरता है। तो वो दोनों बातचीत कर रहे हैं कि क्या प्रणाली बनाएंगे हम इधर से जहाज़ों को गुजारने की। वो तो चलो बाद की बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ट्रंप को वो 10 बिंदु मानने पड़े जो ईरान ने दिए थे, और जो अमेरिका के 15 बिंदु ट्रंप ने दिए थे उनको स्वीकार नहीं किया गया इस बातचीत के हिस्से के रूप में। तो उसमें दिक्कतें बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर आएंगी, ऐसी बात नहीं है कि इतना नेगोशिएशन तो होती है बातचीत, लेकिन वो नेगोशिएशन होएगी और
लंबी चलेगी, क्योंकि वो अब उन सबक सीखा है ऐसा लगता है, तो उसको वो सिरे चढ़ानी पड़ेगी। इसलिए ये बड़ी घटना हुई है अपने आप में, जिसमें कीमत तो जरूर उसने अदा करनी पड़ी, लेकिन अमेरिका का गरूर तोड़ दिया। थोड़ा इजराइल को भी शांति और अब जो विश्व समीकरण है वो नए सिरे से बनेंगे। उसमें जो मल्टीपोलैरिटी इसको कहते हैं, बहुध्रुवीयता की संभावनाएं पैदा हुई हैं अब। तो हमारे भी जो साउथ के देश हैं और ब्रिक्स वगैरह का जो गठबंधन बना हुआ है, अब उनको एक दूसरे के नज़दीक आना चाहिए, तब जाके इसका जो अब इसके अंदर जो कीमत चुकाई है ईरान ने, और जो भी इसमें से एक सकारात्मक चीज़ें निकल के आई हैं, वो तभी फलीभूत हो पाएंगी जब विश्व जनमत की आकांक्षाओं के अनुरूप ये देश नए समीकरण अपने आप में तैयार करेंगे। इसलिए ये एक खुशी की और स्वागत योग्य बात है, और लोगों को विजिलेंट जरूर आने वाले समय के ऊपर भी होना चाहिए। शांति की कामना भी करनी चाहिए और शांति के लिए प्रयास भी करने चाहिए। जरूर जरूर, क्योंकि आप ये देखिए, अगर ये युद्ध रुक रहा है तो इसमें जो पूरा विश्व समुदाय है जो शांति चाहता था, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। उस विश्व कई बार हमें लगता है कि हम यहाँ बैठे क्या कर लेंगे, लेकिन अब लगता है कि हम यहाँ बैठे भी युद्ध का विरोध। देखो, मुझे एक बात याद है, अभी जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब वियतनाम पे अमेरिका का युद्ध चल रहा था, बहुत लंबा चला था, और वियतनाम एक बहुत ही पिछड़ा हुआ बैकवर्ड देश था, और उस टाइम पर साउथ अफ्रीका में रंग भेद था, कालों के अगेंस्ट ऑफिशियली बाकायदा। और नेल्सन मंडेला साहब जेल में थे तब, 25 साल जेल का थे। तो उस टाइम पर हम अपनी क्लास में ना सिग्नेचर करवाते थे वियतनाम की मुक्ति के लिए, और नेल्सन मंडेला की रिहाई के लिए, और दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति के लिए बाकायदा स्टेटमेंट लिख के सिग्नेचर करवाते थे। और मुझे याद है जब 1976 में वियतनाम की मुक्ति हुई, तो हमें व्यक्तिगत तौर पर भी ऐसा लगा जैसे हमारी जीत हुई, हम उसके लिए लगे हुए थे। अब भी कुछ ऐसा ही है विश्व जनमत में, ये एहसास खुशी है युद्ध रुकने की होनी चाहिए, वो खुशी होनी चाहिए। ठीक बात। दोस्तों, शांति के लिए प्रयास करते रहें और देश दुनिया पे नज़रें अपनी बनाए रखें। अपने विचार जरूर प्रकट करिए। आप इस युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं, आपके अपने विचार क्या हैं, क्योंकि आपके विचार सामूहिक रूप से एक बहुत बड़ी ताकत बनते हैं। शुक्रिया कामरेड साहब। जी, नमस्कार।